साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना टाइम। मैं दीपक ब्रिजलाल दोसिया। समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन समस्या किनकी वजह से होती है उन पर भी हम लोग बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, आप अंदाजा लगाएं साहब, 4 महीने पहले जो ये बोलते थे, जो ये सफाई देते थे कि हम पानी देंगे या हम पानी दे रहे हैं, 4 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि वो मटके फोड़ने पर आमादा हो गए, अपनी टीम के साथ मटके फोड़ते हुए टीवी पर नजर आए। जिस काम के लिए वो कहते थे कि हमने कर दिया है, हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि वो कह रहे हैं कि आज कुछ भी नहीं है। आप सही पहचान रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं देवली विधानसभा से सत्येंद्र तोंगर जी से। सत्येंद्र भाई, स्वागत है आपका अपना टाइम में। थैंक यू दीपक जी। मैंने आपका जो परिचय दिया वो ऐसे ही दिया है कि मतलब आपको मैंने देखा था उस दिन, आप मटके वटके फोड़ रहे थे, आप पूरी टीम अपनी लेकर गए थे। और पर आप ही का तो पानी दिया हुआ है देवली में, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आपको मटके फोड़ने पड़ रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि संगम विहार में पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और हमारी जब तक सरकार थी, दिल्ली में अपना पानी तो है नहीं। दिल्ली में हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के ऊपर निर्भर करता है। हिमाचल से पानी चल के आया, पंजाब में गया, फिर हरियाणा में आया और फिर उस लेयर से फिर दिल्ली में आता है। तो उस लेयर में बढ़ते 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 पानी की कमी इतनी हो जाती है कि यहाँ तक संगम विहार हमारे क्षेत्र में पानी को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल नहीं पाता है। और पानी का मैनेजमेंट अगर ढंग से नहीं किया जाए तो ये जो मई जून के महीने होते हैं, ये 2 महीने में पानी की समस्या पूरा विकराल रूप ले जाती है। अब इसको टैकल करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि जब हमारी सरकार थी तो पानी बहुत ज्यादा था और हमने इतना कर दिया, हम बिल्कुल पानी से लोगों को लबालब कर देते थे। हम एक मैनेजमेंट करते थे कि जो भी पानी हमारे पास है, पानी की जो कैपेसिटी हमारे पास है, बैंडविड्थ हमारे पास है, उसको अच्छे मैनेजमेंट करके और उतने ही पानी को मैनेजमेंट के माध्यम से हर घर तक पहुंचाते थे। वो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। तो पानी तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चैन की नींद सो गई है। वो सालों बाद सत्ता में आए और वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उनको परवाह नहीं है कि संगम विहार के जितने भी ये लोग हैं, महिलाएं बेचारी, बच्चे आज पानी के लिए तरस रहे हैं। चाहे देवली विधानसभा ले लो, चाहे आपके संगम विहार विधानसभा ले लो, सब लोग पानी के लिए तरस रहे, त्राहिमाम हुआ पड़ा है। तो जब कोई ऐसी जो ये मई जून का महीना होता है ना, इसको आप मैनेजमेंट के तरीके से मैनेजमेंट अच्छा करके अपने वॉलंटियर लगाकर सरकारी जो अफसर है उनके ऊपर दबाव डालकर आप इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हो। फिर मई जून महीना आ जाएगा, जब जुलाई में बरसात होगी, पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी की डिमांड कब होगी, तो फिर तो वैसे ही धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन मई जून, इनफैक्ट अप्रैल भी, इन लोगों को क्या करना चाहिए था कि पहले से, एक्चुअली क्या है, भाजपा को बस सत्ता भोग रही है, इनको सरकार चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इनको इंटरेस्ट होता तो पहले से ही अनुमान लगा देते कि भाई गर्मी पड़ेगी मई जून में और उसके लिए ये प्रबंध किए जाएं, ये टैंकर की व्यवस्था की जाए, ये स्टाफ नहीं, लेकिन पहले से अनुमान कैसे लगाते? मार्च में तो रिजल्ट आया है, मार्च में तो चीजें बदली हैं, मार्च में तो ये सत्ता में आए हैं। नहीं, तो पहले से कैसे? पहले तो आप लगाते थे अनुमान, आपको लगाना चाहिए था अनुमान। अब ये बैठ गए हैं और ये ऐसे टाइम पे बैठे हैं जब गर्मी भीषण होने वाली है 2 दिन बाद, मतलब जिस टाइम में बैठे थे। आप संगम विहार के जो विधायक थे वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, फिर भी आज 10 साल बाद संगम विहार पानी के लिए रो रहा है। उसी पार्टी के विधायक हुआ करते थे देवली में, आज भी हैं, दूसरी व्यक्ति बदल गए लेकिन पार्टी आप ही की है देवली विधानसभा में, लेकिन पानी फिर भी नहीं है। तो मतलब पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और ये 2 विधानसभा सबसे ज्यादा जिनको पानी की जरूरत है, जहाँ सबसे ज्यादा किल्लत है पानी की, वहां आपकी पार्टी पानी नहीं पहुंचा पाई। तो वो प्रेशर अफसरों के ऊपर, वो वॉलेंटियर सब, वो आप लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए? देखो, अपनी सरकार रहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई आज नई पैदा हुई पार्टी नहीं है दिल्ली में। यही भारतीय जनता पार्टी थी जब हमारी पार्टी
सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तो भाजपा थोड़ा सा भी अगर पानी कहीं नहीं आया तो उसको इशू बनाकर रोज मटके फोड़ देते थे ये लोग, चाहे सांसद हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे विधायक। विधायक तो 8 ही थे, इस संगम विहार देवली में तो कोई विधायक नहीं था हमारे यहाँ पर, लेकिन सांसद और काउंसलर रोज मटका फोड़ते थे कि भाई, और झूठे मूठे बनाकर। आज तो मेरा कहना बस यही है कि इनको पहले से पता था, जब ये विपक्ष में थे और जब मटका फोड़ रहे थे, इनको स्थिति का पहले से अंदाजा था। तो आज जब इनकी सरकार सत्ता में आई है, इनकी पार्टी सत्ता में आई है, सरकार में आई है, तो इनको पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि भाई ये समस्या जब आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे हो, तो आपके समय तो ये और ज्यादा होने वाली है। इनको पहले से प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, इनको पहले से ही अनुभव तो इनको है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ नाम के लिए सरकार आई है, काम के लिए कोई सरकार नहीं है। बस विज्ञापनों में लगी हुई है, टीवी पे लगे हैं, बस चमकाने में लगे हो कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो पॉलिसी बनाई थी, उन पॉलिसी पर अपना नाम लिखकर ये जनता को प्रस्तुत करके बस ये दिखा रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं संगम विहार की जनता को देनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाओं की तरफ इनका ध्यान है नहीं, और आगे भी नहीं होगा। संगम विहार क्षेत्र की जनता, एक गरीब तबका यहाँ पर रहता है, तो ये पानी तो एक फंडामेंटल राइट है मिलना। मैं मानता हूं कि पानी इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसको मैनेजमेंट के जरिए, गुड मैनेजमेंट के जरिए, अफसरों पे दबाव डालकर इसको ठीक किया जा सकता है, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आज विफल हो गई है। और आने दीजिए, जब बारिश होगी तब भी पता चल जाएगा। जब बारिश में लबालब यहाँ संगम विहार में पानी भरेगा तब भी इनको पता चल जाएगा। अब ये रोज तो मतलब आप ये कह रहे हैं, वो कर दिया, लेकिन करा कुछ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि पता लग जाएगा किनको, मतलब भाजपा वालों को या इन लोगों को जिन्होंने भाजपा को चुन लिया? भाजपा को पता लग जाएगा। भाजपा आज दिन, लेकिन भाजपा को तो पता था कि यहाँ पानी भरता है, भाजपा तो बोलती थी जब पानी भरा है तब। दीपक जी, मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ आपसे, भाजपा को पता है, भाजपा इसके इश्यू उठाती थी, लेकिन जब आज उनके पाले में बॉल गई है तो आज वो हाथ खड़े हुए करके दिखाई देते हैं। अभी मैं एक टीवी में, जब पहली बारिश हुई थी आज से 1 महीने पहले, तो यहाँ के हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है वर्मा जी, उनको मैं एक बार फोटो सेशन देख रहा था, वो बस आए और घूम घाम के वापस निकल गए। पानी लबालब भरा हुआ था उनके दफ्तर के आसपास, पानी को बस देखा, फोटो खिंचाई और चले गए। उनका कोई समाधान उन्होंने नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले समय में भी इसका समाधान कर पाएंगे, क्योंकि बस वो विदेश घूमने में बिजी है और अपने मतलब वो लेविश लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ नहीं कर रहे हैं। धरातल पर छोटा मोटा कभी कभार बुलडोजर भेज देते हैं जनता की दुकानों को, रेडी पटरियों को तोड़ने के लिए। जो गरीब जनता अपना व्यवसाय डेली चलाती है, रोजी रोटी कमाती है, बस उनको वो उजाड़ने में लगे हुए हैं। उसके अलावा सोशल वेलफेयर का कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही दिल्ली में। लेकिन सत्येंद्र भाई, एक बात फिर भी यहाँ आती है ना, 11 साल से आप सत्ता में थे, मतलब पहले साल में अगर मान लीजिए पानी नहीं था और 11वें साल में भी वही स्थिति थी, तो 4 महीने में ये कैसे बदल पाएंगे? मैंने तो बोला ही नहीं और नहीं बदल सकते। देखो, जब मैंने ये शुरू किया था आपके साथ वार्तालाप, मैंने शुरू में ही कहा था दिल्ली के पास पानी नहीं है, पानी के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो सिर्फ हमारे पास एक गुड मैनेजमेंट बचता है और अफसरों पे दबाव डालना बचता है, प्रोएक्टिवनेस बचती है, कि जिसके जरिए हम प्रोएक्टिव होकर और अच्छा मैनेजमेंट करके उसी पानी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके हर घर में पहुंचा दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करके। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक घर में तो पूरा पानी उतर रहा है। अगर मैं टैंकर की बात करूं संगम विहार में, आपके यहाँ टैंकर मैंने देखे हैं कि पैसे लेकर, पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि पैसे दिए जा रहे हैं और टैंकर उनके घर में पूरा उड़ेल दिया। वो कर रहे हैं। जब हमारे विधायक जी वहां पे एक्शन साहब को शिकायत करते हैं, जल बोर्ड के जो अधिकारी एक्शन है उनको हम शिकायत करते हैं, तो बात ही नहीं सुनते। तो उसी के लिए तो हमारा ये मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ था अभी जल बोर्ड पर, जब हमारे विधायक जी ने, प्रेम चौहान जी ने कोशिश करी कि भाई आप ये वाला जो काम हो रहा है यहाँ पर,
जो आप पैसे लेने देने की बात कर रहे हैं, ये वाले काम को स्टॉप कीजिए। एक घर में आप पूरा का पूरा टैंकर उतारते हो, पैसे चल रहे हैं वहां पर, और एक घर बेचारे 10 घर परेशान है। एक घर सुखी है जिसमें टैंकर पूरा का पूरा उतर रहा है, लेकिन उसके पड़ोसी 10 घर परेशान है। अगर वही पानी 6-8 हजार लीटर का हर एक घर में 1-1 हजार लीटर चल जाए तो सारी गलियां और जितने भी घर हैं सब खुश हो जाएंगे, सबको इक्वली पानी मिलेगा। अब जिसके पास पैसा है वो तो टैंकर मंगा लेता है। इसी को रोकने के लिए जब हमारे विधायक साहब बात करते हैं जल बोर्ड के अधिकारी से, तो वो उनकी बात सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सरकार का प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेशर है। नहीं तो सरकार का प्रेशर ऐसा तो नहीं होगा ना कि पैसे ले लो, ऐसा प्रेशर तो नहीं होगा कि पैसे लेने ही है। वो बस अनाप शनाप बयान देते हैं कि भाई हमारी लड़ाई यही तो है। क्या है, सरकार का प्रेशर है, क्यों बोल रही है सरकार की एक घर को आप दो, 10 घर को मत दो। उनका लिटरली कहना यही है जल बोर्ड के अधिकारी का कि भाई सरकार बदल गई है, सरकार का प्रेशर है, आप विधायक हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। भाई जनता का चुना हुआ विधायक कैसे कुछ नहीं कर सकता है? इसी को बताने के लिए मैं एक दिन अपने इंटरव्यू में भी बोल रहा था कहीं और जगह, और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी जनता है संगम विहार की, ये सोचती है कि अगर आज मैं विधायक हूं, जैसे श्री प्रेम चौहान जी हमारे विधायक हैं और पानी नहीं मिल रहा है, तो ये सोचते हैं कि विधायक ध्यान नहीं दे रहे, या सतेंद्र तोमर अगर रिप्रेजेंटेटिव है वहां का, लोकल लीडर है वहां का, तो जनता सोचेगी भाई सतेंद्र को फोन करो। सतेंद्र ने अगर पानी दे दिया तो जनता खुश, और सतेंद्र ने पानी नहीं दिया तो जनता सोचेगी यार यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर जनता आती है, अपने टैंकर लिखवाती है, हम कोशिश करके टैंकर मंगाते हैं। टैंकर अगर आ गया जिसका वो तो खुश, जिसके नहीं आए वो ना खुश। तो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग विधायक साहब के हमारे एंड पे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे एंड पे नहीं है। इसी को दर्शाने के लिए हमने बोला था पब्लिक से कि भाई आप जाकर जल बोर्ड पे पता करो कि क्या चल रहा है। तो वहां पर जब हम गए, हम हजारों की संख्या में सारी पब्लिक इकट्ठा होकर वहां पहुंची, हम भी पहुंचे, विधायक साहब भी वहां पहुंचे, तब हमने प्रेम चौहान जी ने जल बोर्ड के अधिकारी को बाहर जनता के सामने बुलाया और उनसे एक एक करके सवाल जनता के सामने पूछे कि भाई पानी क्यों नहीं मिल रहा, आप बताओ। हमारे 10 टैंकर दूसरी विधानसभा को दे दिए, चलो ये भी हमारी विधानसभा है, हमारे ही लोग हैं संगम विहार के भी, लेकिन आप एक जगह की चीज छीन कर दूसरी जगह को दे दोगे। मतलब आप ये मान के चलो मेरी थाली में 2 रोटी पड़ी है और आप एक रोटी उठा के उसको दे दिया, जबकि आपको करना चाहिए कि भाई किसी दूसरी थाली से भी, जो खाना नहीं खा रहा, जिसको जरूरत नहीं है, उस थाली से खींच के यहाँ लानी चाहिए। यहाँ तो जरूरत है रोटी की, तो यहाँ तो रोटी मिलनी चाहिए उस आदमी को भी, मेरे को तो मिलनी चाहिए अगर मेरे को जरूरत है। हमारी दिल्ली में ऐसे मतलब संगम विहार के पास रोटी नहीं है और वहां से छीन के यहाँ दे दी, ऐसा हुआ? या संगम विहार अपने टैंकर नहीं? देवली विधानसभा के 10 टैंकर माननीय हमारे एक्शन साहब ने संगम विहार विधानसभा को दे दिए। संगम विहार के पास टैंकर की कमी है? अब ये मुझे नहीं पता संगम विहार के पास, मैं संगम विहार का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन यही तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर है। एक्शन साहब यही तो कह रहे हैं कि प्रेशर है। एक विधायक दूसरे विधायक के वहां से 10 टैंकर ले लेते हैं और एक्शन कहते हैं। आप चंदन चौधरी पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा, बाकी वहां यही बात हो रही थी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वहां पे तो सब कुछ यही था। अगर एक विधायक को जल आपूर्ति के लिए कुछ ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो सरकार को यह देखना चाहिए कि कहां से वो मिल सकते हैं, ना कि बराबर से राजनीति से प्रेरित होकर। जहां पर संगम, देखो देवली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हैं, तो आप राजनीति से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी वाले विधायक की विधानसभा से 10 टैंकर छीनकर और संगम विहार विधानसभा को, जहां की बीजेपी के विधायक है, वहां को दे दिए जाते हैं। जबकि अगर इनको वाकई राजनीति से दूर हटकर जनहित में कार्य करना था तो इन्हों क्या करना चाहिए था कि इनको, और बहुत सारी विधानसभाएं जहां टैंकर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर और जल आपूर्ति के तौर पर वहां पर प्रबंधन उनका होता है, टैंकर खड़े रहते हैं। ले लीजिए ग्रेटर कैलाश विधानसभा, ग्रीन पार्क, ऐसे ऐसे पॉश एरिया हैं
जहां पर पानी के टैंकरों की आवश्यकता नहीं है, वो टैंकर जबरदस्ती अपनी बिलिंग बढ़वा रहे हैं, वो टैंकर सप्लाई नहीं कर रहे, उनको तो जरूरत नहीं है, उनको तो सोनिया विहार का पानी आता है उनकी पाइपलाइन में, लेकिन वहां टैंकर प्लेस्ड है ऑलरेडी। तो मेरा कहना यह है, मेरे विधायक प्रेम चौहान जी का कहना यह है कि आप टैंकर की अगर संगम विहार को जरूरत है, संगम विहार के लोग भी हमारे लोग हैं, विधानसभा दूसरी है तो क्या हो गया, ये भी हमारे लोग हैं, लेकिन अगर हमारे इस साइड के लोगों को जरूरत है तो टैंकर वहां से लिए जाए जहां पर हम निकाल सकते हैं, रोटी वहां से ली जाए जो रोटी खा नहीं रहा है। आप रोटी वहां से ले जा रहे हैं, भूखे की थाली से आप रोटी निकालकर दूसरे भूखे को दे रहे हैं, लेकिन जहां पर लेविश लाइफ जी रहे लोग और जहां पर लोगों को रोटी की जरूरत नहीं है, उस रोटी की, उनके पास कोई दूसरी रोटी पड़ी है, तो वहां से आप रोटी उठाकर यहां दीजिए। कहने का मतलब है कि टैंकर आप ग्रीन पार्क, ग्रेटर कैलाश और अच्छे अच्छे पॉश एरिया से संगम विहार में लगाइए, ना कि देवली से उठाकर लगाइए। आप तो सत्ता में रहे हैं 11-12 साल, आपने चुनाव लड़वाए हैं, लड़े हैं, बहुत सारी चीजें आपने की हैं। क्या ऐसा समय आएगा कि टैंकर की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा, घर घर नल से पानी दिया जाए? ये संभव है? देखिए, इसके लिए बहुत प्लानिंग, मैनेजमेंट और दूसरे राज्यों के कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमारी लड़ाई क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। जब हम जितने एमजीडी पानी दिल्ली को चाहिए उतने एमजीडी पानी की हम गुजारिश करते थे हरियाणा सरकार से, तो हमें दिया नहीं जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर। माननीय खट्टर साहब की सरकार हरियाणा में बैठी थी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, दोनों में क्लासेस थे, वहां पर पानी नहीं दिया जाता था। तो आज हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज ये काम संभव है। आज दिल्ली को जितनी डिमांड की जरूरत है, जितना एमजीडी पानी दिल्ली को चाहिए, उतना एमजीडी पानी हरियाणा से कोऑपरेट करके आज अगर भाजपा सरकार, दोनों मुख्यमंत्री बैठ जाएं, रेखा गुप्ता जी भी बैठ जाएं और वहां के मुख्यमंत्री भी बैठ जाएं, सैनी साहब भी बैठ जाएं हरियाणा के, और वो दिल्ली को जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी दे दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उस जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता, क्योंकि वो बेसिक प्रॉब्लम गरीब लोगों की है। अब भारतीय जनता पार्टी तो अमीरों के लिए सोचती है कि अमीरों को उनकी गाड़ी कैसे रोड से निकलेगी, रेडी कैसे हटाई जाए, साफ सुथरा रोड को कैसे किया जाए जिससे कि अमीर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। गरीब पानी के लिए सड़क से तो गरीब लोग भी निकलते हैं। गरीब मैं रतिया मार्ग से अंदर आता हूँ, मैं भी झेलता हूँ यहाँ का ट्रैफिक, खतरनाक ट्रैफिक, दोनों तरफ अतिक्रमण है, कब्जे है, रेडियां है, बाइकें खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, और उसके बीच में जो रास्ता बचता है उसी में दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही होती है और हम पैदल वाले भी चल रहे होते हैं। तो ये समस्या तो है, ये तो गरीब आदमी भी झेल रहे हैं इस समस्या को, तो ये इस पे तो काम होना चाहिए। दीपक जी, दिक्कत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ पर है? दीपक जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और अपनी यहाँ पर जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दिल्ली में 100 प्रकार की समस्याएं, 1 2 3 4 5 100 प्रकार की समस्याएं। अब उन 100 में सबसे ज्यादा बेसिक समस्या कौन? सबसे पहले उस पर काम किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि रास्ते साफ सुथरे करने चाहिए, मैं कोई इस पे टिप्पणी नहीं कर रहा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन आप जो पहले काम करना चाहिए, 100 कामों में से आप ये 10 काम गिनो, 1 2 3। हाँ, पानी नहीं है जी, हाँ, बिजली के पावर कट लग रहे हैं, हाँ, साफ नाली खराब पड़ी है, नाली लबालब हुई पड़ी है, पानी की निकासी क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं एक आदमी के। पानी चाहिए, फंडामेंटल राइट है, लाइट अच्छी चाहिए, आपको नाली साफ चाहिए, आप सबसे पहले इन पे काम करो। फिर ये जब 5 चीज हमारी 10 जो समस्याएं बेसिक वो सॉर्ट हो जाती हैं, उसके बाद आप दूसरी समस्याओं पर डालो, अगली 10 पकड़ लो, फिर उसके बाद अगली 10 पकड़ लो, ऐसे ऐसे करके समस्याओं का निपटारा प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए। आज जो समस्याओं का निपटारा हो रहा है वो अमीर लोगों को ध्यान में रख के हो रहा है कि भाई कहाँ अमीर लोगों को सुख सुविधाएं कैसे दी जानी चाहिए। हमारे जो गरीब लोग, जनता जो पिस रही है, क्योंकि गरीब लोग बोलने वाले नहीं होते। मेरा कहने का बस मोटो यही है कि प्रायोरिटी वाइज समस्याओं का निवारण होना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सुबह अपने काम पे जाता हूँ, शाम को काम से वापस आता हूँ, मुझे बड़े नेताओं से लड़ने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं और लड़ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना सोर्सेस नहीं है।
तो मैं चाहता हूं कि मुझे कोई चेहरा दिखे जो इन लोगों से लड़ पाए, और विपक्ष के रूप में मैं वो चेहरा चाहता हूं। तो मैं क्या ये समझ सकता हूं कि आप विपक्ष के चेहरे के रूप में लड़ाई लड़ेंगे जनता की? क्योंकि इस टाइम तो आपके ही विधायक हैं आपकी विधानसभा में, तो आप कैसे कह पाएंगे कि नहीं पानी है नहीं, या पानी दे नहीं रहे हैं, या नालियां साफ नहीं हो रही है? पार्षद भी आपके ही हैं, एक वार्ड में तो कम से कम, दूसरे में भी आपके थे जो अब विधायक बन गए। तो लोगों की समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं। 11 साल से आपके विधायक हैं, अभी भी आपके विधायक कंटिन्यू में हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। मैं देवली विधानसभा की बात करूं, दक्षिणपुरी के अंदर इतना बुरा माहौल है, दिन में रात में चाकू चोरी, ये सब बिल्कुल इतना लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या है। प्रेम चौहान जी लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कर रहे हैं? पानी पर तो मैंने आपने मुझे बताया कि वो क्या कर रहे हैं, सफाई पर क्या कर रहे हैं? अभी तो पार्षद वही थे वहां पर, अब तो जगह खाली है। तो सफाई पर क्या कर रहे हैं? वहां भी पानी भरता है दक्षिणपुरी वाले एरिया में, अगर हम जाएं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अलग ही है वहां पर। वहां जैसी समस्या मैं समझता हूँ दिल्ली में कहीं और नहीं है जैसी दक्षिणपुरी में है। उस पर क्या कर रहे हैं? देखो दीपक भाई, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर जो आता है वो भारतीय जनता मैं पार्टी समझ के गया वो अंदर केंद्र आता के है। हिस्से में केंद्र आता है, के लेकिन अंदर आता मैं है। मैं हम फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो नहीं जानता कि किसके अंदर आता है। मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति है जो मेरे पास चुनाव में वोट मांगने आया था, तो मैं तो इसके पास जाऊंगा कि, और इनसे उम्मीद करूंगा कि ये कुछ करके दें। तो जो विधायक मेरे हैं, जो विधायक मतलब हर घर से टच होना चाहिए, मेरी समस्या पर मेरे विधायक देवली में प्रेम सिंह चौहान इस पे कानून व्यवस्था पर क्या करेंगे? सिर्फ ये बोलकर कि केंद्र का विषय है और पीछे नहीं हट सकते। नहीं, एग्जैक्टली नहीं हट सकते, यू आर राइट। प्रेम चौहान जी और हर एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर हर एक मुद्दे को उठाता है। वो पुलिस थाने भी जाता है, पुलिस वालों से भी लड़ता फिरता है, एसएचओ साहब से लड़ता है और आगे भी जाता है। और हम कई बार गए हैं और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कराया है। लेकिन अगर हमारे पास 10 समस्या आती है तो क्योंकि जब हमारी सरकार सत्ता में, हमारी पार्टी सत्ता में रही, सरकार में रही, तो हमारे पास पुलिस तो है ही नहीं। आप सबको, पूरी दिल्ली के हर एक जन को पता है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। आज भी दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस का कंट्रोल सेंटर से होता है, गृह मंत्रालय से डायरेक्ट पुलिस फोर्स को इंस्ट्रक्शन मिलती है और वो उसे फॉलो करते हैं। तो जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता और विधायक तक, मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, सब लोग जनता की आवाज बनकर पुलिस के माध्यम से पुलिस पर फोर्स डालकर प्रॉब्लम को सॉर्ट कराते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज मेरे पास 2 केस आए, उन 2 केसों को लेकर मैं चला गया और मैंने उसको खत्म करवा दिया। उसके बाद फिर 2 केस आ गए, फिर 4 आ गए। जब तक उस पर एक विस्तृत रूल नहीं बनेगा गृह मंत्रालय की तरफ से, सारे थानों के इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगी, भाई आपके यहाँ जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, इसको बंद करो, इलीगल दारू बिच रही है, इसको बंद करो, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रही है, इसको बंद करो। जब तक ऊपर गृह मंत्रालय से, मेरे पास एक चेन स्नैचिंग की रिपोर्ट आई, मैंने उसको चेंज किया, मैंने उसको समस्या को निस्तारण कर लिया अपने विषय पर, अपने प्रत्यक्ष में। लेकिन मैं इतनी सारे काम थोड़ी ना करा सकता हूँ एक साथ। सपोज 10 जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, 10 जगह बहुत सारे इलीगल काम चल रहे हैं, तो 10, मेरी कैपेसिटी तो इतनी नहीं है, ना मेरी इतनी सामर्थ्य है, ना मेरे विधायक की इतनी सामर्थ्य है। ये तो एक गृह मंत्रालय का आदेश होता है जो सब इंस्पेक्टर उसको फॉलो करते हैं, एक तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है। अब आप देख लीजिए, कभी कभी बहुत बड़ा कांड होता है दिल्ली में, सारे नाके पुलिस, इनफैक्ट अंदर हमारे संगम विहार में भी पुलिस ऐसी घूमती है, और हमको लगता है यार आज तो बहुत बड़ा कांड हो गया है, कुछ ना कुछ ऊपर से निर्देश आया तभी पुलिस यहाँ गली गली घूम रही है। तो ऐसी गली गली घूमने वाली इंस्ट्रक्शन केवल गृह मंत्रालय दे सकता है, दिल्ली सरकार नहीं दे सकती। बेशक से दिल्ली सरकार आज भाजपा की है, वो भी नहीं दे सकती। हाँ, अगर वो कॉपरेट करे, फोर्स करे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय उन्हीं के अंडर आता है, तो यहाँ पर आज व्यवस्था ठीक हो सकती है। लेकिन फिर सारा वही झोल है, पैसे कहाँ से बनेंगे,
सारे के सारे जो पैसे बनाने के काम होते हैं वो उल्टे सीधे तरीके से होते हैं, सबका कमीशन फिक्स है। तो अगर ये सब बंद कर देंगे तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को तो बंद ही नहीं करना चाहती। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सबका कमीशन फिक्स है। फिक्स है सबके कमीशन। आप स्कूल की बात ले लीजिए, आज स्कूल में जब तक हमारी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी ने 12 सालों में स्कूल एक भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी, आपको पता होगा। और आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, स्कूल की फीस बढ़ने लगी। मतलब बसंत कुंज में डीपीएस स्कूल है, मतलब कई सारे स्कूल के उदाहरण है, वहां पे 100% फीस बढ़ा दी है। मैंने एक केस एनालिसिस किया था, मैंने कई सारे किए थे, लेकिन एक बड़ा विस्तृत किया, मेरी बहुत पेरेंट्स से बात हुई। तो वहां मैंने पाया उस केस में, मैं आपको बता दूं, 2019 में एक स्कूल अपना प्रावधान रखता है, जो अपना डीईओ है, दिल्ली का एजुकेशन ऑफिसर है, उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि मेरी इतनी फीस बढ़ा दी जाए। अब डीईओ क्या करता है, डीईओ एक ऑडिट कराते हैं। स्कूल एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां आप इनकम के लिए स्कूल नहीं खोलते हो, आप समाज सेवा के तौर पर, बच्चों को शिक्षा देने के तौर पर स्कूल खोलते हो, और उसकी एवज में आपको जो लैंड होती है वो फ्री मिलती है। तो स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके स्कूल को चलाने के लिए अगर पर्याप्त फंड है तो आप स्कूल की फीस नहीं बढ़ाते। जब डीओ की इंस्ट्रक्शन पर वहां ऑडिट हुआ और डीओ की टीम ने पाया कि भाई यहाँ तो सफिशिएंट फंड है इनके अकाउंट में, इनको फंड बढ़ाने की, फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो डीओ ने मना कर दिया कि आप स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते। फिर भी स्कूल नहीं माना, स्कूल ने इंस्ट्रक्शन दे दी सबको, सारे पेरेंट्स को, कि फीस बढ़ाओ। तो जो बेचारे पेरेंट्स सीधे साधे थे उन्होंने फीस बढ़ा दी। और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की शिक्षा प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसमें कोई चीज आड़े नहीं आती, बेशक से लोग भूखे मर जाएं, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो बेचारे पढ़ाते गए, बड़ी हुई फीस देते गए। लेकिन कुछ पेरेंट्स, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सबकी आंखें खोली। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो 2019 से और आज 2025 में हम बैठे हैं, वो बढ़ी हुई फीस दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास डीओ का लेटर था, डीओ का रिजेक्शन लेटर था, जो स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी गई स्कूल की फीस बढ़ाने की, जो डीओ ने उसको रिजेक्ट किया, वो लेटर लेके वो दिखा देते थे स्कूल को, देखो जी डीओ ने ये बोला है, आप तो फीस बढ़ा ही नहीं सकते, हमसे कैसे ले रहे हो। स्कूल आंख बंद करके बैठा रहता था। तो जिन पेरेंट्स से वो फीस ले सकता था उनसे वो लेता था, जिन पेरेंट्स से स्कूल की फीस नहीं लेता था वो नहीं। ऐसे ही आज तक 2019 से 2025 तक आज तक ऐसे ही चलता चला है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता, क्योंकि उनको डर था कि भाई अगर इनसे मांगोगे फैसले के विरुद्ध तो ये डीओ के पास जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, मनीष सिसोदिया जी के पास जाएंगे, और ये जो स्कूल जो है इस पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से वो उनको कुछ नहीं बोलते थे, उनसे वो 2019 की पुरानी फीस लेते थे। आज 2025 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबके कमीशन फिक्स थे। जो कभी उस समय जो मीडिएटर हुआ करता था, वो मीडिएटर जो इनका पेरेंट्स का मसीहा बनके, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पेरेंट्स का मसीहा बनके मुद्दे उठाया करता था, वो जो बंदा है बजाज, वो मिला हुआ रेखा गुप्ता जी से। उनकी साठगांठ है, कई जगह उनकी तस्वीरें भी हमने देखी। तो वो आज मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वो जो बढ़ी हुई फीस है आज डबल हो गई है। सपोज पहले 90,000 फीस थी एक स्कूल की, आज 1,80,000 फीस हो गई है। तो बढ़ी हुई फीस को लेकर वो कोई मुद्दा नहीं उठाता है। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तब वो मुद्दे उठाते थे, बाई चांस कभी ऐसा हुआ, हालांकि उनको कोई उसको कुछ, जैसे किसी ने स्कूल में चोरी छुप के किसी से शिकायत बढ़ाने की कोशिश करी, चोरी छुपे, अगर उसको पता लग जाता था तो वो मुद्दे उठाता था। फिर हमारी सरकार को पता चल जाता था और स्कूल को टाइट करके वहीं के वहीं हम रोक देते थे। आज वो गायब है, पेरेंट्स की कोई मदद वो नहीं कर रहा है, कोई धरने प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसकी सेटिंग चल रही है। वहां से सरकार उसके तालमेल से पेरेंट्स को वहां पे लूटा जा रहा है। 90,000 से लेकर आप आज 1,80,000 मैं यही तो कह रहा हूँ। बसों, सुनिए मेरी बात,
स्कूलों में मार्शल आर्ट तैनात हैं, बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। जो डबल फीस देगा उस बच्चे की एंट्री है, जो डबल फीस बढ़ी हुई नहीं देगा उस बच्चों की कोई एंट्री नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर शिक्षा माफिया से मिलकर स्कूल की फीस बढ़ाई है। ना कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए था, ना तो स्कूल की फीस बढ़ने देनी चाहिए थी और हर घर में पानी पहुंचाना चाहिए था संगम बयार के पूरी दिल्ली की। जो अपना काम तो कर नहीं रहे, शिक्षा माफिया के साथ मिलकर लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं, जो कि सबके सामने। आप बता रहे कि अरविंद केजरीवाल और आपके शिक्षा मंत्री ने इतने सारे काम किए, आज अगर ये गलत कर रहे हैं, मैं आपकी बात अगर मानूं, अगर ये गलत कर रहे हैं और स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं, तो बात वहीं पर आ जाती है कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे तो कोई चेहरा चाहिए ना। तो आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? हम आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हम उसमें बहुत आंदोलन हो रहा है सर। हमारी जो नेता विपक्ष हैं, माननीय हमारी आतिशी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मुझे आंदोलन बताइए कि ये स्कूल की बढ़ी हुई फीस के लिए आंदोलन किया। हमने आंदोलन किया है। हमने बहुत ये मुद्दा हर एक जगह उठाया है। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। हर जगह हम गए, हमने आंदोलन किया, चाहे पीसी के माध्यम से हो, चाहे हमने तख्तियां लेकर हम डी ऑफिस गए हो, हमने सोशल मीडिया पे उठाया, हमने विधानसभाओं में चर्चा करी। हम अपनी मासिक बैठक, हमारी आम आदमी पार्टी की होती है, हम ये चर्चा करते हैं। और हमारी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए कि बढ़ी हुई फीस के खिलाफ अपने अपने विधानसभा स्तर पर सब लोग पेरेंट्स की सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो हम लोग गए हैं, हम लोगों ने कोशिश करी है कि बढ़ी हुई फीस जो है स्कूलों द्वारा वो वापस, हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी पानी को लेकर भी हम जनता के बीच खड़े हैं। हम स्कूल के मुद्दे पे कामयाबी मिली आपको? स्कूल के मुद्दे पर कामयाबी इतनी मिली कि वो जो चीज है वो ठंडे बस्ते में पहुंच गई। रेखा गुप्ता जी के ऊपर दबाव गया और आज जो फीस स्कूलों ने बढ़ी हुई ले ली थी पेरेंट्स से, वो तो ले ली है, लेकिन जो कुछ पेरेंट्स अभी बच गए थे वो भी फीस ठंडे बस्ते में पड़ी है, उस पर डिसीजन आना बाकी है। अब देखते हैं कि रेखा गुप्ता जी इस पर क्या एक्शन लेती है। अभी पेंडिंग में मामला है। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है आज भी, तो आम आदमी पार्टी पेरेंट्स के साथ मिलकर इसको आगे ले जाएगी। और हमारी माननीय आतिशी जो हमारी नेता विपक्ष हैं, विधायक है कालका जी थी, वो भी हमारे विधानसभा सदन पटल पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगी, पुरजोर तरीके से उठाएंगी। और हम पेरेंट्स की जो बड़ी, आप बढ़ाते हो, आप वैलिड रीजन दीजिए। मैं नहीं कहता कि स्कूल की फीस नहीं बढ़नी चाहिए, आप वैलिड रीजन देके, अगर आपके स्कूल में फंड की कमी है तो आप फीस बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बढ़ा दो। लेकिन आप डबल फीस बढ़ाएंगे और आपके कोष में सरप्लस फंड बचा है तो आप लायबल नहीं हो फीस बढ़ाने के। तो उस कंडीशन में आप फीस नहीं बढ़ा सकते। तो हमारी पार्टी का एक एक आदमी, एक एक वॉलंटियर पेरेंट्स के साथ है। और मैंने भी कई सारी जगह गया हूँ इसमें। मैं आपको आज की बताता हूँ सचिन भाई, दिल्ली सरकार के एडमिशंस, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे मुद्दे पर हमें चाहिए कि आप जैसे लोग खड़े हों और लड़े सरकार से। आज के समय में बच्चों के स्कूल में एडमिशन होने हैं, एडमिशन रोक रखे हैं इसलिए स्कूल वाले ऑफलाइन एडमिशन ले नहीं रहे हैं, ऑनलाइन इनकी साइट चल नहीं रही है, बच्चे बैठे हुए अधर में। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन, ऐसे बहुत सारे मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा जो बच्चे कह रहे हैं कि जिनका ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन उनकी साइट बंद है, कमिंग सून लिख रहा है उस पर, और ऑफलाइन स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है। 7 तारीख लास्ट डेट है और मान लीजिए अभी आज 2 तारीख हो गई है, 2-4 दिन में वो बंद हो जाएगी। अगर 2 दिन में खुलती भी है तो उस पर प्रेशर इतना होगा, साइट क्रैश करेगी और बच्चे कर नहीं पाएंगे उस टाइम पर एडमिशन। जब वो बच्चे रह जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनका साल बर्बाद नहीं होगा। तो ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं आप और आतिशी तो खुद शिक्षा मंत्री रही हैं दिल्ली में, तो यही सारी चीजें उनके संज्ञान में नहीं आती हैं? बच्चे परेशान हो रहे हैं, एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन ये कर नहीं रहे हैं, ऑफलाइन कर नहीं रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आएगी? सर हमारी देखो, ये जो मुद्दा है, जो ये बच्चे वोट नहीं देते तो इसलिए उनका फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो मुद्दा आपने बताया, ये मुद्दा हमने भली बाती, हमारी नेता विपक्ष आतिशी जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही हैं और हमारी मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने सदन में ये मुद्दा उठाया है, नीचे धरातल पर ये मुद्दा उठाया है, स्कूल्स को लेटर लिखे और जो शिक्षा प्रबंधन को लेटर लिखे हुए हैं। हमने मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रखा है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के कानों में भी जुड़ नहीं रेंग रही है, उनको बस सत्ता का नशा है, वो सत्ता में चूर रहे हैं। हमारा आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है इस पे कि कैसे हम लोगों की सहायता करें। आपके पास भी अगर कुछ केस ऐसे हैं तो आप भी मेरे को शेयर कर सकते हैं, हम उसमें देखेंगे, हम इस चीज को लेकर आगे एस्केलेट करेंगे। और लोकल स्तर पर अगर आपके पास इन स्कूलों में कोई मुद्दा है तो आप वो बताइए, यहाँ पे लोकल स्तर पर हम विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी से हेल्प लेकर प्रेम चौहान जी से वो सॉर्ट कराएंगे। और अगर वो बड़ा मुद्दा होगा, पूरे दिल्ली लेवल का मुद्दा होगा, तो हम हमारी नेता विपक्ष जी से बात करके, हमारे सौरभ भारद्वाज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करके इस मुद्दे को हम पूरी तरीके से उठाएंगे और हम हेल्प करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग यही कह रहे हैं कि यार ये तो अरविंद केजरीवाल जी ठीक थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने नकार दिया है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली। आज बिजली के पावर कट कितने लग रहे हैं? आपने कभी देखा है कि बिजली के पावर कट लगे हैं? आज बिजली के पावर कट इतने लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। मैंने पूरे अपने जो हमारे पार्टी का कार्यकाल था उसमें मैंने कोई पावर कट नहीं देखा, मेजर पावर कट, और माइनर भी नहीं देखा मैंने तो आज। लेकिन मैं महसूस करता हूँ, क्षेत्र के हर एक लोग महसूस करते हैं कि आज यहाँ पावर कट लगने लग गए, बिजली जाने लगी है। और अभी आपने सुनने में आया होगा, आपने देखा भी होगा, हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिजली के दाम तो बढ़ेंगे। तो अब ये बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जब तक सत्ता में रहे 12 साल में एक भी रुपया बिजली के ऊपर नहीं बढ़ने। तो अगर बिजली के रेट बढ़ेंगे तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आप लोग लड़ेंगे? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हमारी तैयारी चल रही है। अगर ये बिजली के रेट बढ़ाएंगे तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर पूरी तरीके से आंदोलन करेगी और जनता को जो उनका हक है उनको दिलवाएगी। इनका तो यही कहना था कि 300 यूनिट फ्री होगी, हम तो 200 यूनिट फ्री दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिया जनता को कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो कहाँ आप 300 यूनिट की बात करते हो, कहाँ आप बैकफुट पे आकर बिजली के दाम बढ़ाने की बात करते हो। तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो बिल्कुल नहीं करती, उल्टा उसके विपरीत ही करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहती है वो तो करती है, उसके अलावा भी उससे कहीं दोगुना ज्यादा करती है। ये तो बात हुई दिल्ली की। मैं इंटरव्यू की अंतिम छोर में आ रहे हो। आप आजकल बहुत तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। तो एक वार्ड खाली हुआ है आपके यहाँ, चंदन चौधरी संगमनेर के विधायक बन गए हैं, उस वार्ड में आप बहुत काम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वहाँ स्कोप है कि भाई कुछ उठा पाएंगे वहां से चीजें? सर, मैं दीपक जी, आपने देखा होगा जब कोरोना था, कोरोना काल में जब पता नहीं था कि आदमी कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, जब मैं और मेरी टीम, मैं आज अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मेरे साथ मिलकर जो जनसेवा करी थी उस समय में, वो जनसेवा आज भी बरकरार है और आगे भी रहेगी। तो चुनाव आएंगे, सीट खाली होंगी, नई सीट बनेंगी, चुनाव से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जनसेवा पहले भी करता था, जनसेवा आज भी करता हूँ, जनसेवा आगे भी करूंगा। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जनता का प्यार, जब मैं सेवा करता हूं तो जनता का जो प्यार मिलता है, जो हमारे लोगों का प्यार मिलता है, क्षेत्रवासियों का प्यार मिलता है, वो प्यार मिलता रहे और मेरे कंधे इतने मजबूत हो जाएं कि मैं उनके काम करवा सकूं। चाहे हमारे जो प्रतिनिधि प्रेम चौहान जी से मिलकर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी से मिलकर, हमारी नेता विपक्ष आतिशी जी से मिलकर, हम सारी आम आदमी पार्टी के लोग लीडरशिप मिलकर जनता के काम करें, वही सबसे बड़ी सेवा है। चुनाव तो आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, चुनाव चलते रहेंगे। मेरी जो जनसेवा है वो हमेशा चलती रहेगी। मैंने कोरोना में भी की थी, मुझे पता नहीं था, सब लोग यही कहते थे कि भाई मत करो, घर में रहो, ये राजनीति में मत पड़ो, ये अगर तुम कुछ हो गया तो राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। उस समय भी मैं, पूरे क्षेत्रवासी जानते हैं, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ आपके कैमरे में, नहीं पता है। सारे लोग बता देंगे। मैंने खुद कवर किया। उस समय बहुत ही चुनिंदा नेता थे जो बाहर निकलकर क्षेत्र की सेवा करते थे, तो उनको भी मेरा सल्यूट है। तो मैंने भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं करूंगा और क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा।
मरते दम तक करता रहूंगा। सर जिस वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ उस वार्ड में समस्याएं हैं, क्योंकि मैं मेरी जब चंदन चौधरी से कई बार बातें हुई तो उन्होंने बोला मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं का हल उन्होंने समय समय पर कर दिया और अब वो यहाँ के विधायक बन गए, तो अब वो वार्ड खाली हो गया है। वहां से आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वहां से वो सीट निकाल पाते हैं, तो वहां पर अब इस समय में क्या समस्याएं हैं? पानी प्रॉपर आ रहा है वहां पर? सफाई का काम हो रहा है? मतलब नगर निगम का काम उनके पास देखो था, सफाई देखो का काम मेरी हो, बात सुनिए वो सर। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि मैंने टैंकर भी वहां पे लोगों तक लगवाए हैं, लोगों तक पानी पहुंचाया है। पार्षद होने के बाद भी उन्होंने इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं अपनी। तो आप तो वहां से खुद काम कर रहे हैं, तो अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या सच है? देखो सर, जब ये कोरोना चल रहा था तो आप जैसे बोल रहे हो तो मैंने कोई वार्ड वार्ड नहीं देखा। मेरे पास जो भी दिल्ली में कहीं का भी कोई भी आदमी मेरे से हेल्प मांगने आया, मेरे को फोन किया, मैंने उनकी हेल्प करी, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, चाहे वैक्सीन लगवानी हो, चाहे किसी को स्ट्रैंडेड जो लेबर थे जो जा रहे थे, मैंने हजारों की संख्या में भर भर के लोगों को अपने ट्रक करा करा के बस में बिठा बिठा करके ट्रेन में बिठा बिठा कर छोड़े। तो जो भी समस्याएं थी कोरोना काल में या उससे पहले भी और अब भी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पर खरा उतरूं, उनकी समस्या का निपटारा करूं। जहां तक आप चंदन चौधरी जी की बात कर रहे हो, तो चंदन चौधरी जी ने हो सकता है काम किए हों, लेकिन अभी जो मैं देखता हूं क्षेत्र में, वहां पर इतने काम मेरे ख्याल से तो नहीं हुए हैं और क्षेत्र की जनता बता देगी। आज हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, उस वार्ड की समस्या अगर मैं बताऊं जो आप बोल रहे हो वार्ड जी की, जी जी। हालांकि मुझे चुनाव राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मेरा। वो पार्टी डिसाइड करेगी, जो भी कोई कैंडिडेट होगा, पार्टी मुझे बोलेगी यहाँ चुनाव लड़ ले, मैं लड़ लूंगा। पार्टी बोलेगी ये संगठन का ये काम देख ले, मैं वो करूंगा। तो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या नाले की है। आज वहाँ वो जो नाले के पास का जो एरिया है, नाले के पास के एरिया में अगर आज बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बारिश हुई थी अभी, गलियां ऐसी लबालब हो गई थी, वहाँ पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। उस पर आज तक कोई काम वहाँ हो नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी बुलाया, मैंने विधायक जी से बात करी, और मतलब अगर उनके कार्यकाल में समस्याओं का निपटारण हुआ था तो आज वहाँ वो समस्या टस से मस नहीं हुई है, जस की तस बनी हुई है। उस समस्या पर कोई निपटारण नहीं हुआ है। दूसरा, पानी पानी का काम, पानी के लिए क्षेत्र आज भी परेशान है। अगर मैनेजमेंट उसको हम ढंग से ना देखे तो पानी की समस्या उस एरिया में है अभी। नालियाँ अब जब से, हो सकता है उससे पहले वो कर रहे हों, लेकिन 3-4 महीने से तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, और नालियों का हाल वहाँ पे अभी भी बुरा है। तो कई सारी समस्याएं हैं वहाँ। लाइटों के लिए मेरे पास फोन आते रहते कि ये लाइट लगवा दो, ये स्ट्रीट लाइट लगवा दो। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा इसमें, ना ही मैं ये कह रहा कि चंदन चौधरी जी ने काम नहीं किए, हो सकता है उन्होंने काम किए हों, लेकिन जितने काम वहाँ होने चाहिए, जितनी जरूरत थी, उतने काम वहाँ पर अभी हुए नहीं है। कई रोड ऐसे ही पड़े हुए हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, वहाँ पर टॉयलेट की कमी है, कोई पार्क नहीं है उधर, कोई बड़ी डिस्पेंसरी नहीं उधर। मैंने एक पर्चा बनाया है, और अगर पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुनाव लड़ा और जीता, तो मैं उस पर्चे पर मैंने वादा किया है कि मैं कम से कम कोई जमीन निकाल कर वहाँ पर 2 पार्क उस क्षेत्र की जनता के लिए मैं बनवाऊंगा। वहाँ पर एक डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा, वहाँ पर एक लाइब्रेरी, बच्चों के पढ़ने के लिए उसको मैं खुलवाऊंगा। बड़े बूढ़ों को एक मनोरंजन केंद्र, बड़े बूढ़े बेचारे टाइम पास करते रहते हैं, घर से निकलकर उनको कोई ठिकाना हो जाए बैठने का, आपस में उनके वार्तालाप होए, उनका मन बटे, वहां पर कुछ एक मनोरंजन केंद्र का मैं एक प्लान कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास कुछ आया, इसकी बागडोर मेरी कुछ आई क्षेत्र की जनता के लिए कुछ सेवा करने की, तो मैं मेरे कुछ 5-7 काम बड़ी प्रायोरिटी पे मैं करूँगा। वो मैंने एक लिस्ट में बनाया है, और मैं वो लिस्ट घर घर तक पहुंचा रहा हूँ। अगर वो ऐसा हुआ तो मैं वो वाले काम डेफिनेटली करूँगा, और जो मैं कहता हूँ वो तो करता ही करता हूँ, चाहे मुझे लड़ना भिड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, काम मुझ पे करना आता है। और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैं जॉब करता था पार्टी ज्वाइन करने से पहले।
तो सरकारी अधिकारी भी मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो आप मुझे आप तो मुझे आप पढ़ना तो आता आप तो है, अपनी मुझे लिखना बहुत आता है, मुझे मोटी सब। सैलरी वाली नौकरी छोड़कर आए थे आंदोलन के टाइम पर, जी जी मुझे याद है। जी। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर क्षेत्र की भागदौड़ मेरे हाथ में आ जाती है तो क्षेत्र निश्चिंत होकर सो जाए। सारी जिम्मेदारी, सारी समस्याएं मैं अपने ऊपर लूंगा और मैं उनका निस्तारण करूंगा, और कोई भी अधिकारी मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकता। अब लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई किसी ऐसे प्रतिनिधि को जनता चुन लेती है या पार्टी कोई मौका दे देती है, वो बेचारा तो लेटर नहीं पढ़ेगा। अगर कोई रात में लेटर आया, वो लेटर देगा किसी दूसरे को, दूसरा किसी तीसरे को देगा। इतने टाइम में 2-3 दिन ऐसे गुजर जाएंगे लेटर पढ़ने पढ़ने में ही। तो हमारे जो राजनीति का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पढ़े लिखे हुए लोगों को नजरअंदाज करके राजनीति कम पढ़े हुए लोगों को भी चूज कर लेती है। बस उनको वो दिखता है, सिंबल दिखता है कि भाई ये सिंबल है, उसको मार दो ठप्पा। तो मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूंगा, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, या कोई भी चुनाव लड़े, आप सबसे पहले तो ये काम देखो कि आपका जो जनप्रतिनिधि है, क्या वो लायक है उस चीज को करने के, क्या वो लेटर पढ़ सकता है, क्या अधिकारी से काम करवा सकता है, क्या क्या उसकी पार्टी ने काम करें नहीं करें, और पार्टी उसको कैसे लेगी, क्या पार्टी वो काम करने वाली है नहीं है। तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, फिर पार्टी होनी चाहिए। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश रहेगी जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको जनप्रतिनिधि अच्छा मिल गया तो पार्टी के माध्यम से भी काम करा लेगा, इंडिविजुअली भी काम करेगा, डबल स्पीड से आपका काम चलेगा, और आपको बस सुख शांति से रहना पड़ेगा, सारी समस्याएं वो खुद ही हल करेगा। लेकिन फिर आप ये बोलेंगे दिल्ली में तो भाई बीजेपी की सरकार है, ये मुझे काम नहीं करने दे रही। ना बीजेपी से भी करवाएंगे। हम्म, हमें पता है, हमें लड़ना आता है। अब एक जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं होगा कि भाई ये समस्या है, इसके लिए किसके पास जाना है। हम्म, जैसे सपोज एक नाले की मैं बात कर रहा था, नाले में अब लोगों को लग रहा है कि वो एमसीडी के पास चले जाओ नाला ठीक हो जाएगा, कोई कहता है एमएलए के पास चले जाओ, कोई कहता है सांसद के पास चले जाओ। गुमराह कर रहे हैं वहां के नेता सब लोग। जबकि एक डिजास्टर टीम होती है, अगर वो लेटर उसके पास लगाया जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो उसको ठीक कर सकती है। भाई एक आपदा आ गई, आपका पानी भरा हुआ, बहुत बारिश पड़ी, आपकी गलियों में घरों में पानी घुस गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी भी एक है जिसके पास आप वो समस्या को लेकर जा सकते हो, उसको भी प्रेशर डाल सकते हो। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं, वहां से भी आपके काम हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा काम कौन कौन लोग कर सकते हैं। अगर आपको पता है, जनप्रतिनिधि को पता है, तो वो काम करा लेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हम काम कराएंगे, नेताओं से भी हम काम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। उसको फॉलो करो, उसको लेटर लिखो, एस्केलेट करो, एक लेयर पे ना हो, एक लेवल पे ना हो, दूसरे लेयर पे लेके जाओ, आगे आगे लेके जाओ। और फॉलो अप बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। आप फॉलो अप करोगे तो भारतीय जनता पार्टी या कोई सी भी पार्टी हो और किसी की भी लीडरशिप हो, वो काम करेगी करेगी। उसको एक्सपोज कर दो। हम्म, हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि कोई भी, मैं बता रहा हूं, पूरे देश की व्यवस्था है यार, उसकी सरकार है, उसने काम कर दिया, उसने नहीं किया, फिर ठंडे बैठ गए। हम्म। आप फॉलो अप करो, लड़ो भिड़ो, एस्केलेट करो, आपकी 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल आगे आगे बढ़ते जाओ, तो आपकी समस्या का निपटारण होगा ही होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो जनप्रतिनिधि को काम करना आना चाहिए, और जनप्रतिनिधि हमारा क्षेत्र का एक दृष्टि होती है उसकी, अगर वो सही दृष्टि उसकी पड़ेगी, उसका तालमेल ठीक होगा, वो काम करेगा, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। तो साथियों, सत्येंद्र तोंगड़ साहब थे, जिस देवली विधानसभा से ये आते हैं, उस देवली विधानसभा में पानी की बहुत समस्या है, नालियों की बहुत समस्या है। समस्या के बीच में से एक व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन समस्याओं का समाधान मैं कर पाऊंगा, तो तय आपको करना है, तय आपको करना है, क्योंकि 11 साल से ही सत्ता में भी थे, और अगर पानी नहीं मिला है तो उसके जिम्मेदार भी ये हैं, नालियां सफाई नहीं हुई उसके जिम्मेदार भी ये हैं। इनको सुननी भी पड़ेगी, और अब ये वादा जनता से कर रहे हैं कि अगर ये सीट निकाल पाते हैं, अगर ये सीट इनके हाथ में आ जाती है,
तो ये बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ सोच के रखा है, कुछ प्लानिंग में है इनके पास जो ये कर पाएंगे। साथियों, आपको सत्येंद्र तोंगर साहब की बात कैसी लगी है? क्या आपको समझ में आया है? क्या आपको लगता है कि ये आपकी समस्याओं का समाधान बन के उभरेंगे? क्या आपको लगता है कि आपके लिए ये लड़ पाएंगे? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये हमें पता चले कि क्या ये जनता की समस्याओं पर सही बात कर रहे हैं? क्या इन लोगों ने, जब से ये विपक्ष में आए हैं तब से जनता की समस्या को सरकार के सामने उठाने में सक्षम रहे हैं? मैंने भी बहुत सारी समस्याएं भी देखी हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं इस चीज को लेकर। वही मैंने पूछने की कोशिश की है कि अगर सत्ता वाले काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या विपक्ष मेरी समस्याओं को नहीं उठा सकता? तो मेरी आशा वही है जो आपकी आशा है कि अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो क्या विपक्ष में बैठे हुए लोग मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? अगर आपको लगता है कि इन्होंने सही जवाब दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली बार किसी और शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।